जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार पीआरटी का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 24 अगस्त 2023 शिफ्ट 2 का पेपर करने वाले हैं। और इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है जो कि शिफ्ट 1 का पेपर है। शिफ्ट 1 का पेपर है और ये उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर दे रखा है अपने 120 क्वेश्चनों के साथ में। ठीक है। यदि आप सिर्फ मैथ और रीजनिंग का देखना चाहते हैं तो वो आप अलग से देख सकते हैं हमारी दूसरी चैनल पर, मैथ्स बाय मोहित लाक्षागर चैनल पर। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज का ये पेपर। और टोटल 120 क्वेश्चन है क्योंकि आने वाली देखो जो भी बिहार का परीक्षा है उसमें अब मैं यहाँ पर देखो ये सब बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो पर कि कुल कितने क्वेश्चन है और मार्किंग कैसे करनी होती है, ब्लू पेन से ब्लैक पेन से, जो भी है वो सब मैं उस वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो में अपने पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने मैथ का लिख रखा है, लिखा है जो कि एक घातांक वाला सवाल है और ऊपर माइनस की आपको घाता दिख रही होंगी, है कि नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा है दोस्तों कि 3/4 की घात -6 और 4/3 की घात -8 और इधर भी क्या है 3/4। तो जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो हमें n का मान चाहिए है। आपको क्या करना पड़ता है, आधार को बराबर करना पड़ेगा। घातें बराबर नहीं कर सकते हैं लेकिन हम आधार बराबर कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ 3/4 मतलब 3/4 हम लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी घात कितनी है, -6। ठीक है। अगर हम 4/3 को उल्टा कर दें 3/4 तो इसकी जो पावर पहले माइनस में थी अब वही क्या बन जाएगी, प्लस की, ऑटोमेटिकली बराबर। ये क्या बन जाएगा 3/4 और इसकी पावर n जो पहले से ही है। ठीक। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में इनके आधार समान है और आधार यदि समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 8 और 6 14 नहीं होंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। और 2 बार किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे n के बराबर है। मतलब पहले सवाल का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे इसमें, ई। ठीक है, बिना किसी डाउट के ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, वरना ये नहीं कि दोबारा चेक करने लगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है। लिखा है इसमें भी कि 4 की पावर -1 और +8 की पावर -1 डिवाइड बाई 1/3/2 की पावर -1। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है आपके सामने। तो यदि हम 4 की पावर -1 दोस्तों हैं तो 4 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, आप बताइए जरा। 1/4 तो लिख सकते हैं ना। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। और 8 की पावर -1 है उसको भी क्या लिख सकते हैं, 1/8, जिससे कि इनकी पावर किस में आ गई, प्लस में। डिवाइड बाई हमें 3/2 की घात, अब क्या है 1 बटे, ये देखो आप पहले 1/3/2 इसकी घात -2 है। ठीक। तो हमें इसी को प्लस में करना है। हम तो क्या करते हैं 3/2 पूरे को ऊपर ले जाते हैं तो 3/2 की घात +2 हो जाएगा और मैं उसका वर्ग करता हूं तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। जरा इसको सॉल्व कीजिए तो 8 हमारा लासा आएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1, नीचे 9/4। इतना सही है। अब आप देखते जाओ, 2 और 1 3/8 बटे 9/4। अगर अब 4 का गुणा 3 में है तो 4 तिया 12, 8 का गुणा 9 में 8 नम 72, तो ऊपर 12 और नीचे 8 नम 72 आ जाएगा। सही है। तो आप भाग देंगे तो 12 छंग 72, 12 एकम 12, 12 छंग 72। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर 1 आंसर बिल्कुल सही होगा। आयोग ने 2/3, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कैसे आंसर दिया है इसका। 2/3 आंसर नहीं है, आंसर इसका 1/6 ही होगा। आपने खुद देख लिया है, ऐसे सॉल्यूशन हमें करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। आइए क्वेश्चन तीसरा है कि आपको रेशियो मैच करना है और ABCD की वैल्यू हमें निकालना है। आओ जरा मैच करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखो हम AB की वैल्यू निकालते हैं। हम 1/2, एक सेकेंड, 1/2 और 3/8, ध्यान दो 1/2, अरे यार ये क्या हो रहा है, 1/2 और 3/8 क्या लिखा है, 1/2 और 3/8, इनको जरा सॉल्व कीजिए आप। तो हम दोनों में क्या कर सकते हैं, 8 का गुणा कर दें, इसमें भी 8 का गुणा, इसमें भी 8 का गुणा, तो 8 से 8 कैंसिल, 2 चौको 8, हमें 4:3 मिल गया। कौन सा, A और B की वैल्यू। अब जरा ध्यान देखो, A और B की वैल्यू 4:3 मिल रही है, तो यहाँ A और B की वैल्यू 4:3 है, नहीं है। यहाँ A और B की वैल्यू 4:3 है, 2 से अगर भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 तिया 6, बिल्कुल हो रही है। यहाँ A और B की 4:3 है, नहीं 4:6 हो रही है। तो यहीं से पता पड़ गया हमारा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी दोस्तों।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8, 6, 10 और 9, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से लगाना होता है, वरना 2 घंटे में ये पेपर कभी ना करने वाले आप लोग। तो देखिए, सुरेश ने क्या किया कि एक काम को 11 दिन में और राशि ने 17 दिन में पूरा करने का वादा किया। दोनों ने मिलकर 5600 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त किया। परिश्रम में उनके हिस्से अलग अलग, बताओ क्या है। ठीक, इसको 11 यूनिट और इसको 17 यूनिट के हिसाब से मिलेगा। जरा देखो 11 से कटने वाली संख्या इसमें कोई है जो आप बता सकते हैं कि 11 से ये संख्या कट रही है। तो 11 से कटने वाली तो मुझे कोई संख्या नहीं दिख रही है इसमें। और 17 से कटने वाली संख्या, 11 से कटने वाली संख्या दिख रही होगी आपको, कौन सी, 2200। और 17 से 3400 दिख रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सीधे ही लगा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ये रहा आंसर। देखो इनकी जो दिन है इन्हीं के अनुसार रुपये मिलता है, 17 दूनी 34 और 11 दूनी 22। लगाने का तरीका देखो, सुरेश 11 दिन में और शशि, है ना, राशि, जो भी शशि है राशि है, चलो ये कितने दिन में, 17 दिन में। दोनों का लासा लीजिए तो 11 गुणा 17 आएगा, सही। अब इसका भाग इसमें देंगे तो इसकी क्षमता 17, इसकी क्षमता 11, यही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक, अब क्या होता है, टोटल वर्क 11 गुणा 17, उसमें से इसको कितना क्षमता के हिसाब से मिलेगा, 17, और टोटल रुपए कितना है, 5600। तो 5600 में से इसको देंगे, देखो 17 से 17 कैंसिल, तो 5600/11, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इनको जो इफिशियंसी के अनुसार रुपए ये बट जाएगा, इसको 17 यूनिट के हिसाब से और इसको 11 यूनिट के हिसाब से। 7 और 1 8, 2 और 1 3, 28 यूनिट के बराबर हो जाएगी 5600 हमारी वैल्यू। ठीक, 28 दूनी 56, टोटल इसका कितना होगा, 200। और 200 गुणा जब आप 11 में करेंगे तो 11 दूनी 2200। सीधा याद रखें 11 और 17 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर जाइए, आंसर आगे बढ़ जाइए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ए का वजन बी के वजन से 25% और सी के वजन का 40% है। तो ए का वजन बी के वजन का 25% है, तो ए का जो वजन है वो बी के वजन का 25% का मतलब होता है 1/4 है। ठीक है, और सी के वजन का 40% है। ठीक, तो ए का वजन यही जो है ना वो सी के वजन का 40% है। 40% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 20 दूनी 40, 20 500। अब यहाँ ए का मान 2 है, यहाँ ए का मान 1 है, तो इसको 2 में गुणा करो, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछ रहा है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी का वजन के बराबर है। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो सी के वजन का तुलना किससे करनी है, सी से। तो सी का वजन कितना है, 5, बी के वजन के कितना है, 8, तो गुणा करो 100 का, 5 से भाग दो 20 बार, 8 दूनी 16, तो कितने परसेंट के बराबर है, 160% के बराबर होगा। आंसर नंबर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 5वां, देखिए आप क्या लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 छठवां है, तांबे की एक आपके सामने दी गई है क्या, बॉल है, गोले का, तांबे की एक गोला है और जिसका हमें व्यास दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तांबे के गोले का व्यास दिया गया कितना हमें, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, व्यास अगर 6 है तो त्रिज्या हो जाएगी कितनी, आधी, 3 बचेगी, त्रिज्या 3। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक, बराबर। अब हम जो इसको काट रहे हैं एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ग्राफ से एक ऐसे वायर में इस तरीके से। ठीक, जिसमें इसकी देखो तार की लंबाई दी गई है हमें 36, तो ये जो बन जाता है क्या, इस सर्किल के अकॉर्डिंग काट रहे हैं अपन, इसके अनुसार बना रहे हैं इसको। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2π और r इसमें हमें पता नहीं है, वही त्रिज्या हमें निकालनी है। देख रहे हैं 4/3πr3 2πr×36, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन जो लंबाई है इसको लेंगे हम इसमें। जरा काटिए, देखो जरा, एक सेकंड। 3 नम 27, 9 चौको 36, 4 से 4 कैंसिल, तो और पाई से पाई कैंसिल, तो 1 बराबर आ गया 2 × r। 2 को यहाँ ले जाइए तो 1/2 बराबर r, और r बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो इस सवाल की जो त्रिज्या है उस तार की वो आ गई 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6।
7वां क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया सवाल है। अगर आप लगाने बैठे ना सवाल को देखकर तो लगाना मुश्किल हो जाएगा। जरा आप ऐसे देखो कि वृत्त की त्रिज्याएं क्या हैं, क्योंकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब जरा देखो, इनमें 6 का डिफरेंस है, यस, इसमें भी है, इसमें भी है। अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि दो वृत्त के आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यदि मैं पहले का स्क्वायर करता हूँ देखो त्रिज्याओं का, तो आर 16 का स्क्वायर 256 और 10 का स्क्वायर 100। 256 में 100 जोड़ेंगे तो 356, जो कि 116 के बराबर नहीं है, हटा दो। 10 का स्क्वायर 100, 4 का 16, 116, ये चाहिए हमें 116। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 116। 12 का करेंगे तो देखो 116 से बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम 7वां सवाल लगाएंगे कि ऑप्शन में हम जो त्रिज्या दी गई है उनका सीधा स्क्वायर करो और जोड़ के देखो 116 के बराबर है कि नहीं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या लिखा है कि एक ट्रेन जो है, जो कि 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। ठीक, आगे, यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 110 किलोमीटर प्रति घंटे कम है, हम मान लेते हैं, हमें पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 600। कह रहा है इसकी गति जो है वो धीमी वाली की, ये क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम है। तो यदि तेज वाले की गति जो कि x किलोमीटर है, इसकी 10 कम है, तो x माइनस 10। कह रहा है इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो 3 घंटे कम समय लेती है। चलो हम यहाँ से देखते हैं दोनों ट्रेनों की गति बताइए क्या है। पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको कि 50 ऑप्शन दिया गया है और 40 दिया गया है। अगर मैं तेज की गति 50 लेता हूँ और धीमी की 10 कम 40, ठीक है, तो 50 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार। इसमें 40 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 15 बार। और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। मतलब बिल्कुल सही आंसर आ गया। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया हमारा। ठीक है, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, 50 और 40। इसी तरीके से वेरीफाई करना होता है, वरना उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते रहो, फालतू में समय बर्बाद करो। 9वां सवाल है, 1/x प्लस 1/x वाई बराबर 8 है, 1/y प्लस 1/z बराबर 12 है, और 1/z प्लस 1/x बराबर 10 को संतुष्ट करने वाले x का मान बताइए क्या है। जरा ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। हम सभी इक्वेशन को उठा के आपस में ऐड कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि 1/x 2 बार है, 1/y 2 बार है, 1/z 2 बार है। तो जब सब 2 2 बार हैं तो मैं क्यों ना 2 कॉमन ले लूं। अंदर क्या बचेगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर, सबको जोड़ा 12 8 20 10 30। 2 से इसमें भाग दिया तो आया 15। अब मुझे 1/x अगर निकाल दिया तो हम उल्टा करेंगे, x भी आ जाएगा। तो इसमें से y/z 1/y 1/z हटाना होगा, कितना है, 12। तो बस 15 में से यहाँ 12 माइनस कीजिए, कितना बचेगा दोस्तों, 3। और 1/x बराबर यदि 3 है, 3 देख के मत लगा देना, तो x उल्टा करेंगे तो 3 भी उल्टा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1/3। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब कोई राशि आपने 100 रुपये जमा की, वो हो कितनी गई, 150। तो ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। ब्याज कितना मिला, 50 रुपये। आइए देखो सवाल में, साधारण ब्याज बराबर 50 रुपये जो है, मूलधन कितना है, 100। 5 वर्ष में, दर हमें पता नहीं है तो आर मान लेते हैं बटे 100। 100 से 100 कट गया, 5 से भाग दिया 10, दर कितनी आ गई, 10%। कह रहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,500 का। अगर आपको याद है देखो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 12,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीधा लिखो 33.1। 33.1% जो होता है वो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है। वरना वही करो आप फिर 10/100 की घात 3 है ना, 1 प्लस करके ऐसा करते रहो, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12,000 का मैं क्या बता रहा था, 33.1%। बस 12,000 का 33.1% निकालिए। देखो 12 एकम 12 की 2 इसमें मिल रहा है, आगे और देख लो, 12 तिया 36 और 1 37 की 7, हासिल आई 3, 12 तिया 36 और 3 39। तो 39,723 जो कि यही ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक, 23 नहीं है,
3972 है, 3972 आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए, इसका है कि कुल अभ्यर्थियों का इतने परसेंट छात्राएं हैं। देखो अगर आपको बता भी देते हैं हम 37.5% छात्राएं हैं, तो कितने परसेंट छात्र बचे हैं? 62.5%। टोटल 100% होते हैं, जोड़ के देख लीजिए, टोटल 100% ही है। ठीक, कह रहा है इसमें 75% छात्राएं ये हमारी गर्ल्स हैं और ये बॉयज हैं। 75% तथा छात्राओं का इतने परसेंट सफल हैं। यदि 75% छात्र सफल हैं तो 25% फेल हुए। ठीक है, और इसमें अगर 62.5% सफल हैं तो फेल कितने हुए? आपके 37.5% लोग फेल हुए गर्ल्स में। ठीक है, और कह रहा है कि टोटल इतने 342 छात्राएं असफल हुई, छात्राएं है ना, तो ये जो गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, ये छात्राएं असफल हुई, मतलब ये किसके बराबर है? 342 के। ठीक, हमें चाहिए है असफल छात्रों का परसेंट, हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, इसके और इसके बीच में दो संभावित परमेय संख्या कौन सी होंगी? ध्यान दो, हमें 2 और 3 दिए गए हैं नीचे, हमें यहाँ पर 6 बनाना होगा। देखो सब में 6 क्योंकि दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो -4 के बाद आएगा -3/6, फिर -2/6 आएगा कि नहीं आएगा? 3 के पहले 2/6, 1/6, ये सब मिलेगा। अब मुझे देखो यहाँ पर कि -2/6 और 2/6 दोनों ही मिल रहे हैं। इसमें 4/6 तो 2 से बड़ा हो जाएगा, 3/5 का कोई फर्क नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? क्वेश्चन 13 है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। मतलब पिता अगर पुत्र x साल का है तो पिता 5x साल का है। ठीक, 15 वर्षों बाद उनकी उम्र, उसकी उम्र मतलब पिता की, उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। कितने साल बाद? 15 साल बाद। तो मैं इसको कर देता हूँ 5x + 15, ठीक, बराबर x + 15। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी रह जाएगी। पिता की उम्र क्या है? 5x वर्तमान में। अब जरा सॉल्व करते हैं। 2x + 15 दूनी 30, यहाँ 5x + 15। ठीक, 5x में से 2x गया 3x, 30 में से 15 गया 15, 3 पचे 15, x का मान 5। अगर x का मान 5 है तो 5 25। पिताजी कितने साल के हुए? अभी 25 साल के आ गए। ठीक है, 13वें सवाल का आंसर 25 आंसर होगा अपना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा है। देखो तो 14वां सवाल अपने पास है कि नींबू 1 रुपए में 2 रुपए की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदती है। मतलब 2 नींबू खरीदे उसने कितने के? 1 रुपए के। और देखो 5 नींबू 3 रुपए के, तो यहाँ 5 नींबू और कितने रुपए के? 3 रुपए के। ठीक, गुणा करो उल्टा, 5 एकम 5, 2 तिया 6। हमें इन दो को भूल जाओ, 5 का गुणा 1 में है तो 5, 2 का गुणा 3 में तो 6। 5 रुपए की चीज़ 6 में बेची, कितने का फायदा है? 1 का। कितने पर? 5 पर, गुणा 100, 5 से भाग दो 20%। तो आंसर कितना आ गया? 20% आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आइए, लिखा है कि एक विद्यालय में, जो कि बड़ा सवाल है थोड़ी, देखो हम लगाएंगे जरूर इसको भी, आप भी और हम भी लगाएंगे साथ में, दोनों लोग प्रयास तो कर ही रहेंगे। तो एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेते हैं। सही बात है। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? देखो टोटल है 500, आपसे कहें हम पे 500 का मुझे 50.8% बताइए, तो 500 का 50.8% अगर आप निकालने बैठे तो कितना आएगा दोस्तों? 500 का 50.8% 341, ये तो आएगा कि नहीं? एक सेकंड, 50.8%, ठीक है, 5 अट्ठे 40, ठीक, 5 25, 254 आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा? और 500 का मुझे बताइए आप 64.2% क्या होगा? तो जरा इसमें आप क्या कर दीजिए, 2 का भाग लगा दो सीधा, इसका 2 का गुणा 1000, नीचे 2 का भाग, तो इसका इतने परसेंट अगर निकालने बैठेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 321।
जरा दोनों को जोड़ो, 4 और 1 5, 5 2 7, 3 2 5, तो ये कितने हुए टोटल 575। हमसे पूछ रहा है सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, तो टोटल 500 थे, 575 हो गए हैं, कितने एक्स्ट्रा 75। तो 75 लोग जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का पहले परसेंटेज निकालो अलग अलग, और फिर या फिर इकट्ठा जोड़ के निकाल दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर जो भी आए उसमें से 500 में से घटा दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित का मान ज्ञाताइए क्या होगा इतने इतने का। देखो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा ही एक आएगा, ध्यान दो। अगर हम इसमें गुणा करते हैं अंदर, तो x की पावर आपको मिलेगा ab माइनस a का गुणा c में कीजिए ac। ठीक, अब क्योंकि आधार सबके बराबर हैं तो घातें सब आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये सही है। यहाँ देखो x की पावर ab माइनस ac प्लस, यहाँ गुणा करो अंदर b का c में, bc माइनस ba, फिर अंदर गुणा करो c का a में, तो ac माइनस cb, क्या होगा cb। जरा देखो bc से bc कैंसिल, ac से ac कैंसिल, ab से ab कैंसिल, तो अब क्या बचा, सिर्फ जीरो। तो जिस संख्या की घात जीरो हो, किसी भी संख्या की घात जीरो हो, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे 1 2 3 4 क्यों ना हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भू स्थिर उपग्रह जो है इनके बारे में पूछा गया है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह जो है वो ये घूमता है कहाँ पर, स्थिर ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह जो है वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर घूमते हैं, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। अब इनका नाम देखो भू स्थिर उपग्रह क्यों रखा गया, क्योंकि ये पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर घूम रहे हैं और 24 आवर्स में एक साइकिल पूरा करते हैं 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। तो इतनी दूरी ऊंचाई पर हमें ये लगता है कि घूमने पर बिल्कुल स्थिर जैसे हैं, इसलिए इन उपग्रह का नाम भू स्थिर उपग्रह रखा गया है, जिसको जियो सैटेलाइट कहते हैं। जियो सैटेलाइट कहते हैं भू स्थिर उपग्रह को, जो कि स्थिर ऊंचाई पर रहते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। तो ये हमारा है बैगनी रंग। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेघ गर्जन के समय, किसके समय, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है। तो मेघ गर्जन के समय हमें क्या लिखा है, खुली जगह में खड़े रहना चाहिए, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए, ध्यान रखेंगे। खुली छतरी लेकर नहीं चलना चाहिए, हमें किसी खुली जगह पर खड़े रहना चाहिए मेघ गर्जन के समय, क्योंकि कहीं अगर आसपास अगर आप हैं और वहां पर कुछ गिर जाता है आसपास, तो आपको क्षति पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है। ये कुल ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो हम ये जो है आंख का कॉर्निया को बदलते हैं। ठीक, व्यक्ति के मरने के बाद भी 4-5 घंटे तक भी आंख हमारी काम करती रहती है, तो वो कॉर्निया को हम चेंज कर लेते हैं। विटामिन B12 पूछा गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। देखो विटामिन की खोजकर्ता कौन है, हमारे फंक जी हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, या फिर कोबालामीन आप कह सकते हैं, B12। ऊपर लिखा है थायमीन, किसका नाम है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। नियासिन किसका नाम है, B3 का नाम है हमारे नियासिन। ठीक है, और बीटाडीन विटामिन B2 का नाम है। ठीक, राइबोफ्लोविन विटामिन B9 का नाम है राइबोफ्लोविन। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। तो ये सभी विटामिन के नाम याद रखेंगे आप, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, थायमीन विटामिन B1, कोबालामीन विटामिन B12 और नियासिन विटामिन B3 है, जिसको हम पेलेग्रा भी बोलते हैं। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि हमारे मसूड़ों में खून निकलने लगता है और शरीर की जो पपड़ी होती है ना वो सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं, और अगर आप खट्टी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो ये पेलेग्रा नामक रोग खत्म हो जाता है।
इसका भी में लगभग यही होता है थोड़ा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो ये कौन सा होता है भैया? सबको पता है हल्दी जो है वो क्षार का संकेतक है, अम्ल क्षार का संकेतक है हल्दी। टर्मरिक इंडिकेटर की तरह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, ठीक। तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? पदार्थ। जब मृदा अति क्षारीय हो जाए तो उसमें हमें पौधे नहीं होते हैं, तो उसमें हमें कार्बनिक पदार्थों को मिलाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है कि फ़ारेनहाइट जो है आपका, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 मुझे बड़ा डिस्प्यूटेड सा लग रहा है, क्योंकि इसमें इन्होंने आयोग ने कुछ और आंसर दिया, इसका आंसर कुछ और होता है। देखिए ध्यान से, प्रकाश तरंगें सबको पता है, जैसे जल तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा है अनुदैर्ध्य तरंगें, तो बिल्कुल गलत कहा है भैया। प्रकाश तरंगें जो होती हैं हमारी, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं ये, और प्रकाश तरंगों को हम वैसे जनरली गिनते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में। तो 26 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है दोस्तों कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान, देखो दुर्बल क्षार से बने, क्षार कैसा है? दुर्बल है। अम्ल कैसा है? प्रबल है। तो निश्चित वो अम्ल होगा, तो मतलब उसका मान 7 से क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि जिसका पीएच मान 7, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम होता है, वो सब एसिडिक होते हैं। 7 से अधिक होता है वो सब बेसिक होते हैं, तो 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 MB के। हर व्यक्ति को पता है भैया, क्योंकि हाथ में क्या है आपके? इतना बड़ा भविष्य विनाशक यंत्र। 1.5 GB उठाओ और ख़त्म करो सुबह सुबह। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है कि NaOH, ठीक। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। सबको पता है ये ऐसी उदासीनी अपक्रिया होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया है, जिसमें हमारा पहले तो नमक बनता है NaCl, ठीक, और क्या बनता है? हाइड्रो H2O पानी बनता है, ठीक है। तो ये कौन सी अपक्रिया है भैया? उदासीनीकरण, जिसमें नमक और पानी बनता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? देखो हमें पता है कि ऊर्जा की इंस्टेंट ऊर्जा लेने के लिए हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो वही ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज का। जितने भी एथलीट वगैरह होते हैं, उनको अगर इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो भी ग्लूकोज का ही प्रयोग करते हैं। अगला देखो, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करता है, बिल्कुल। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करता है। अब ये चीनी और नमक के अंतर को स्थित करता है ये नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का जरूर करेक्ट है, तो हम इनमें आंसर लगाएंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि मस्तिष्क के लिए कौन कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो देखो मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी कहाँ से आ गई है? रीढ़ की हड्डी ये कहाँ से आ गई है फालतू की? तो पोन्स बैरोलाई, मेंडलम ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये सब सिर के भाग हैं हमारे। कौन कौन से? पोन्स बैरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम, ये सब हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? नेट जीरो वर्चुअल इनोवेशन बनाने की घोषणा की है भारत ने किसके साथ? तो ये जो है हमारा रूस, ब्रिटेन, ब्राज़ील, ये सभी के साथ है क्या? नहीं, ये ब्रिटेन के साथ किया है। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। भारत ने ब्रिटेन के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है, और भारत सरकार ने 2070 तक, कब तक? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की है। कार्बन न्यूट्रल होने की बात 2026 तक रेलवे ने बात की है कि हम, रेलवे कह रहा है हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। 2024 नहीं सॉरी 2025 के लास्ट तक हमें टीबी मुक्त होना है भारत को। तो ये सब लक्ष्य याद रखा। देखते हैं 34वां, भारत की नव उद्घाटित संसद में सदस्यों की कुल सीटें
की संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो 88 लोकसभा में, 384 राज्यसभा में है। ठीक है, और टोटल पूछी गई है इसमें सांसदों की कुल सीटें कितनी हैं, तो आप लगाएंगे 1272 टोटल सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावा के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये हमारा है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। कौन सा है? डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है कि किसान बीमा दावा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे हैं अमित क्षत्रिय जी को, करंट अफेयर का है, इनको नियुक्त किया गया अमित क्षत्रिय जी को। आगे देखो, बिहार मद निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो इसमें से एक भी सही है कि नहीं, जरा देखो, 30 है कि 50 है कि 10 है। उनको खाली 10% देना होगा, जो कि वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का 10% ही देना होगा। मतलब जो भी उनकी राशि है उसका 10% दे दीजिए, आपके वाहन को हम छोड़ देंगे। ये बिहार सरकार का ऐसा कुछ उन्होंने चला रखा था। अगला है कि एयरबस, देखिए, एक बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए चीन ने, किसने? चीन ने C919 यात्री विमान बनाया है। कीर्तिराज किस खेल से संबंधित है? तो कीर्तिराज हमारी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन से। करंट अफेयर का सवाल, भारोत्तोलन से संबंधित है कीर्तिराज। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो इसमें देखो, आयोग के द्वारा आंसर कुछ और दे रखा, उन्होंने कहा कि उन उपयुक्त में से एक से ज़्यादा, लेकिन मैंने देखा है कि उसमें आंसर एक ही दिखा रखा है कि सिवान जो है सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे सर्वोच्च स्थान पर है, जो उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में। तो सिवान नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पर हमारा जो है वो पटना है। ठीक है, याद रखेंगे, सेकंड नंबर पर पटना है और पहले नंबर पर सिवान है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक है, और कहाँ से लिए गए? यूएसए से। चलो, किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? हमारे रिट, जो कि 5 प्रकार की होती हैं, हैबियस कॉर्पस, अमेंडबस, सर्सियोरी, क्यू वारंटियो और तो ये 5 प्रकार की रिट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर बना है? और देखो, आपको समझाते हैं कौन सा बांध महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध सबको पता है, महानदी पर उड़ीसा में है, तो सब टिक लगाएंगे, बिल्कुल सही है। दुधवा बांध लखीमपुर खीरी मत पहुंच जाइए कि दुधवा नेशनल पार्क है ना, दुधवा बांध है ये। हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो सबको पता है, उड़ीसा में देखने को मिलेगा आपको, ओडिशा। ठीक है, दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में है, जो कि महानदी पर है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, याद रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ में है। घुमरा पदर जो बांध है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है, और ये भी महानदी पर उपस्थित है। तो ये तीनों बांध महानदी पर हैं। आप जाकर देखेंगे तो महानदी पर बहुत सारे बांध हैं, लगभग मैंने देखे थे 284 के आसपास इतने बांध देखने को मिल रहे हैं महानदी पर, छोटे छोटे से जो भी हैं। तो ये तीनों बांध महानदी पर मिलते हैं। हीराकुंड आपके उड़ीसा में है, दुधवा बांध छत्तीसगढ़ में है, और घुमरा बदर बांध जो है ये भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अल अक्सा जो मस्जिद है, हाल ही में खबरों में देखी गई, करंट अफेयर का सवाल, कहाँ पर स्थित है? तो अल अक्सा जो मस्जिद है खबरों में थी, ये जेरूसलम में स्थित है। कहाँ है? जेरूसलम में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य, देखो, नाटो के टोटल 31 सदस्य हैं इस समय
टोटल 31 कंट्री हैं नाटो की, ठीक है, टोटल, जिनमें से बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका सब हैं ये, ठीक, ये सब नाटो के सदस्य हैं। नाटो का फुल नेम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। करंट में इसके टोटल 31 कंट्री हैं नाटो में, और नाटो प्लस में भी इंडिया देखो शामिल हुई, अमेरिका ने जिसमें कहा है ना। तो याद रखना ये सब नाटो में है, और नाटो में टोटल कितने इस समय 31 कंट्री शामिल है। इसका सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, एक से अधिक। 45 देखो, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? तो अभी पता है लखनऊ में G20 का जो सम्मेलन हुआ था, तो उसी से रिलेटेड है G20, सॉरी दिल्ली में हुआ था G20, है ना। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य जिस किसके साथ संबंध है? G20 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 क्वाड के बारे में कहा गया है, देखिए ध्यान से। क्या लिखा है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वाड जो है वो, क्वाड क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल डिवीजन है एक प्रकार का। ये 4 देशों के द्वारा बना हुआ है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक राजनीतिक मंच है, पॉलिटिकल मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में नहीं, कब हुई थी दोस्तों? 2007 में हुई थी क्वाड की। इसको 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने का इरादा था। तो ये तीनों ही सही है, इसमें ऑप्शन नंबर आप डी टिक करेंगे, ठीक। क्वाड देशों की स्थापना 2007 में हुई थी, 4 में गलत दिया। अगला आइए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? कहाँ पर? तो ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब प्रांत में थी उस समय पर, इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला, ठीक है। यहाँ पर कौन थे कौटिल्य? प्राध्यापक थे, मतलब वहाँ के प्रिंसिपल थे भैया। पाकिस्तान में है इस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1781 का जो विद्रोह है बिहार का, यहाँ पर इनके बारे में क्या क्या सही है, आइए देखते हैं। तो ये क्या है, अभी हाल रुको दोस्तों। देखिए, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, बिल्कुल सही है। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये गलत है। ये जो 1781 का विद्रोह है ना बिहार का, ये किसानों के द्वारा नहीं किया गया था। ये अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में प्रयास में सफल रहे। हाँ, ये भी सही है। इन दो का इनका आंसर ये सही है, और जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, जो अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को कुचल दिया था, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, एक से अधिक आंसर, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 66 सही, 1/2, उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। सॉरी दोस्तों, ये शीत कटिबंध में आता है, ठीक है। दक्षिण ध्रुव बंध, अंटार्कटिका व्रत और आर्कटिक की बात कर लें, दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र जो है। लेकिन ये जो 23.5 और 66.5 अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र ये नहीं आता है। तो एक और सी सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे इसमें। 49 में, 50 में देखिए, लिखा है कि सतलुज और काली नदी के बीच, कौन सी? सतलज और काली नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय हमारा स्थित है? ठीक है, तो सतलज और काली नदी के बीच हमारा कौन सा हिमालय स्थित है भैया? सतलज और काली नदी के बीच हमारा ये कुमाऊं हिमालय स्थित है। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच आपको कुमाऊं हिमालय देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, 50 के बाद 51। 51 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, लगभग में 6 लाख आप कह सकते हैं, लेकिन अगर एक्यूरेट देखें तो 6.1 है, मतलब 6,10,000। तो इसलिए इन्होंने इसको गलत माना है बिहार आयोग ने।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, गलत, ये तो सबको पता है, हमारा राजस्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, नहीं 2.4% है। तो इनमें सभी के आंसर गलत हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ई, एक भी सही नहीं है। भारत में 1952 का पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का आच्छादित प्रतिशत कितना? उपयुक्त में से कोई सही नहीं। अब ये कितना परसेंट होना चाहिए आप मुझे बताना। आई थिंक 17 या 18% लगभग है। इसमें से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो ये जो है बेबर और दहिया और पोंदू। पोंदू जो है ये आंध्र प्रदेश में हम इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को। झूमिंग कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में, याद रखो, है ना। ये होती है हमारी आंध्र प्रदेश में, एपी में। पोंदू जो है स्थानांतरित कृषि का नाम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम पोंदू है आंध्र प्रदेश में। ठीक। बेबर और दहिया जो है ये हमारे दोनों कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश राज्य में, एमपी में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। तीनों ही जो स्थानांतरित कृषि का नाम है, उपयुक्त में से आप लगाएंगे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखो। अमेजन बेसन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल है? का ये जो मलोका आंसर है इसका। ठीक है, जो तिरछी खड़ी ढाल होती है छत की, जो कि अमेजन बेसन में एक बड़े मकान की नाम है, उसका नाम है मलोका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है अगर आपको पढ़ा ही नहीं है कभी भी, है ना। एकदम आउट ऑफ डेट कहते हैं इसको, कि सिलेबस से बाहर, एक प्रकार का आउटडेटेड टाइप का। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है कि ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो जो दक्षिणा पथ नामक जो क्षेत्र है अपना, ये आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी तक नहीं फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला भले ही हमें पता है मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ तक नहीं फैला है। ये आपका सतपुड़ा से लेकर नीलगिरी के मध्य तक फैला हुआ है पूरा दक्षिणापथ क्षेत्र। सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है पर्वतमाला, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि साउथ में स्थित हैं। ठीक है, नीलगिरी जो है हमारे ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक क्या है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच मुख्य जो जल विभाजक है ये है दिल्ली रिज। अब ये दिल्ली रिज आपने कभी अगर देखी है तो पहचान पाएंगे, दिल्ली रिज है जो कि, और अरावली श्रेणियां हमारी बीच में पड़ती हैं। सहाद्री भी है, वेस्टर्न घाट की पूरी सहाद्री है ये वाली, और अमरकंटक की पहाड़ियां, ये सभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच अपवाह तंत्र के बीच मुख्य विभाजक का काम करती हैं, जल विभाजक का। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है साथियों कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल कहाँ से होती है? तो शीतकाल में जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे उत्पन्न होते हैं ये पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय क्षेत्र, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी माइनर मत लगाइए, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं हमारे क्या? ये पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, जीटी टिकवर्थ के अनुसार एएम प्रकार की जलवायु क्षेत्र क्या है? अब एएम प्रकार की जलवायु कुछ और नहीं, ये है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो ये हमारी जो आपकी पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट में एएम प्रकार की जलवायु। पश्चिमी घाट की बात करें तो केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, इन सब राज्यों में देखने को मिलेगी आपको। प्लस नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है वहां पर भी, असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, इन सब जगह पर भी हमें इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, एएम प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है कि उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं? तो उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली शीतकालीन जो फसलें हैं चावल की, उन चावल की फसलों के नाम जो दोस्तों हैं, ओस, आपको मैं नाम लिख देता हूं, देखो आपके सामने, ओस। ठीक है, ओस, ये जो लिखा है ओस, और अमन, और तीसरी है बोरो। ओस, अमन और बोरो। और बोरो कहाँ है? असम से ज़्यादातर आप रिलेट कर पाते हो बोरो जो। तो ओस, अमन, बोरो जो है यही चावल की 3 फसलें होती हैं, जो कि यहाँ पर कहीं नहीं है ओस, अमन और बोरो, क्योंकि अमन नहीं है बीच में कहीं भी, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ई। 60वां, निम्नलिखित में से कौन से मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है?
तो यह गंगा और सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो लिखा है ना कि यह 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, यहाँ 100 से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, नहीं, यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को प्रीफर करेंगे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो है वो न्यू इंडिया से संबंधित है। तो समाचार पत्र न्यू इंडिया ये किसने लिखा है भैया, एनी बेसेंट ने लिखा है समाचार पत्र न्यू इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो स्वदेशी बांधव समिति का गठन हमारे अश्विनी कुमार दत्त जी ने किया था, अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है, याद रखेंगे। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। ये क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल में इसके आंसर मिल रहे हैं, मतलब मैंने खुद देखा अगर गूगल पे सर्च करके तो कहीं ये नाम ही नहीं आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल में कहीं जाके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अंदर जाके देखा, तब मुझे 2 नाम दिखाई दिए कि नरहरि पारिक थे और महादेव देसाई थे। ये जो 2 लोग थे ये महात्मा गांधी के साथ चंपारण नील आंदोलन में थे। अब्दुल बारी बिल्कुल भी नहीं थे, ये 2 लोग थे, तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर हम डी लगाएंगे, ठीक है। 63 क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आएगा, लिखा है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान जो लॉर्ड लिनलिथगो थे ने पटना एवं इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का श्रेय दिया था, ठीक है। तो इन्होंने जो लॉर्ड लिनलिथगो थे, इन्होंने 11 अगस्त को, कब, 11 अगस्त को गोली चलाने का आदेश दिया था 1942 में, 11 अगस्त 1942 को। तो इनमें से एक भी सही नहीं है, आप आंसर याद रखेंगे 11 अगस्त 1942 है इसका आंसर, और उपयुक्त में से कोई नहीं इस सवाल में आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। देखो, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, 1936 ईस्वी में, और इसी साल गोदान नाम की एक जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास था गोदान, वो भी लिखा गया था, और 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। लेकिन इसमें कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 1929 में हुआ था, ठीक है। और आपको ध्यान है कुछ 1929 से, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था हमारा, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें कौन थे, हमारे पीटी नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर के अधिवेशन की, ठीक। कांग्रेस का अधिवेशन था पीटी नेहरू के समय 1929 का लाहौर में, कहाँ, लाहौर में, ठीक है, इतना याद रखेंगे इसके साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। मतलब अगर लंबी दाढ़ी रख रहे हैं आप तो उस पर कर लगा रहे थे, इसी कारण वो विद्रोह हुआ था बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो कि 1820-1822 में हुआ था, 1820-1822 में, ये सऊदी अरब से रिलेटेड था बहावी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 67, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज अधिकारियों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। तो किस षड्यंत्र के मामले में, वो था हमारा मेरठ षड्यंत्र, इसके मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में डाला गया था, ठीक है, तीनों अंग्रेजों को मेरठ षड्यंत्र के मामले में। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, तो पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था हमारा, आपके दलित वर्ग के जितने भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व हैं उनके लिए काम करना, ठीक है, ये पूना पैक्ट का उद्देश्य था कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है 69, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, अब देखो आयोग ने इसका आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर है पटना, ठीक है, जब मैंने खुद देखा है तो इसका आंसर है पटना। 1934 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था, ठीक। आप भी जाके देखेंगे तो पटना ही आंसर दिखाई देगा वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, ज्यादा ही जूम हो जाता है कुछ, 70। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के। कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं।
तो ये हैं बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं ये एम.एन. रॉय हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे कुंवर सिंह, जो कि है ना। और इनकी जो बायोग्राफी है कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये पट्टाभी सीतारामैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको बता दूं मैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो हमारा था, ये 1939 ईस्वी में हुआ था और ये हमारा 52वां, कौन सा 52वां कांग्रेस का सम्मेलन था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर तो वो बने थे ही अध्यक्ष 1939 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। और ये कांग्रेस का 52वां सम्मेलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखो, आपसे बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1956 ईस्वी में हो गई थी। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे आप। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गई थी। और उन्होंने क्या किया, एक मूक नायक नामक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की कि जिन लोगों को अनटचबिलिटी के कारण दूर किया जा रहा था सभा से, उनकी उस सभा की स्थापना की कि ऐसे लोगों को दूर ना किया जाए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं विद एक्सप्लेनेशन के आपको बताता चल रहा हूँ, जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट कर कर। अगले पेपर में आशा करूंगा कि वही भी आपकी कमी पूरी हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंदोलन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। आप बताइए कि नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन ये कहाँ से था? खेतीहार का आंदोलन कहाँ से था? कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। आइए देखते हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, ये हमारा ऑप्शन जरा देख लेते हैं। ये इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इस तरीके से। हाँ, तो एक सेकंड, 73। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा कि नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन जो है वो चंपारण से संबंधित है। ठीक है, और खेतीहार सत्याग्रह जो वो खेड़ा से संबंधित है, जिसको अपन खेड़ा बोल देते हैं। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह ये कहाँ से था भैया? ये अहमदाबाद से था। और असहयोग आंदोलन आपको पता है चौरी चौरा हत्याकांड 1920 का है असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, अब भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है जो लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। 75 में लिखा है, 75 में क्वेश्चन में काफी बड़े बड़े लिखे हैं देखो, और 75 के ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा है कि खनिज संसाधनों की अहमपन्ता, प्रमुख औद्योगिकरण की कमी, ये किससे संबंधित है? ये हमारे राजस्थान से संबंधित है। खनिज संसाधन सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अगला है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, ये आपको झारखंड के लिए है। और जो लास्ट वाला है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है कि हिमालयन यू नामक औषधि, कौन सी? हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो हिमालयन यू नामक जो औषधि पौधा है ये हमारे हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी?
तो समुद्र पार ये भारतीय नागरिकता जो है ये हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 78 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो ये हमारा साक्षरता एवं शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विकास जानी जाती है कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में, है ना। ये हमारी क्या है? साक्षरता एवं शिक्षा विकास। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष से निर्मित हुआ था? तो ये 2004 में निर्मित हुआ था, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि देखो पेपर देख के पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार यही आए। इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये हमारे हैं कार्ल मार्क्स। 80 का आंसर ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि इनमें से कौन है जो दी सोशल कॉन्ट्रैक्टर पुस्तक का लेखक है? ये हमारे हैं जीन जैक्स रूसो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं जीन जैक्स रूसो। 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये हमारा जो था वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था। कौन सा था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि गुजरात से संबंधित है, नर्मदा नदी पर बना हुआ। ठीक है। अगर हम बात करें आपसे चिपको आंदोलन, देखो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चिपको आंदोलन हमारा 1973 का है, उत्तराखंड से संबंधित है, विजय बहुगुणा के समय पे, जहां पर पेड़ों की कटाई को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था, मतलब कटाई ना हो। टिहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य हमारा देश की अखंडता एवं एकता की कायम रखना, प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करना, यही तो सब मूल कर्तव्य है, और अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। ठीक, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी है ये पुस्तक? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो ये 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था, 1821। सर्व शिक्षा अभियान जो है किससे प्रारंभ किया था? तो सर्व शिक्षा अभियान इंदिरा गांधी के समय पे सन 2001 ईस्वी में कौन सी पंचवर्षीय योजना आपको बता देता हूं मैं। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, उस समय पर ये स्टार्ट किया गया था सर्व शिक्षा अभियान 2001 ईस्वी में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय पर। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 में, भारत से एक साल बाद 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, अगला है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? अन्नपूर्णा जो अन्नपूर्णा योजना जो है ये वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष की आयु के से अधिक के हों उनके लिए थी अन्नपूर्णा योजना। क्वेश्चन नंबर 89, पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखो आप आ गए यहाँ से। तो ये हमारा लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, बाह्य आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल। SO2 प्रदूषण सूचित करता है। तो SO2 प्रदूषण जो है वो लाइकेन को सूचित करता है, SO2 प्रदूषण। अगला है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको पता होना चाहिए, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। और यदि मैं आपसे बात करूं कि सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका JK में मिलता है, जम्मू और कश्मीर में, J&K में। ठीक, ये पक्षी अभ्यारण्य तो गोवा में है, वन्य जीव अभ्यारण्य तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। इनमें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? E ऑप्शन। ठीक है, चलिए 92, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि हमारे प्रकृति की रक्षा के लिए था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बनाया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न, है ना, बर्न। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN की स्थापना दोस्तों ये 1948 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1948 ईस्वी में, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 93, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10%। 1/10 भी लिखा है, कई बार लूसेंट में देखा है मैंने। 1/10 या फिर 10%, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला है कि श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? देखो, जो मरुस्थल में रहते हैं उनमें श्वसन मूल नहीं पाए जाएंगे, तो मरुद भूमि तो हटा दीजिए इसमें। बकाया जलोद भूमि और लवणोद भूमि, इन दोनों में श्वसन मूल पाए जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जो पौधे होते हैं ये पृथ्वी के ऊपर उगते ही चले जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए। तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, मतलब एक से अधिक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रकार का प्रदूषक है? तो देखो, इसमें जो द्वितीय प्रकार के प्रदूषक हैं वो है पैन और ओजोन। ओजोन मतलब O3 और पैन का मतलब होता है क्या? आप पूरा नाम इसका याद रखेंगे, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन का पूरा नाम है, ठीक है। और अगर हम द्वितीय प्रकार के प्रदूषक की बात ही कर रहे हैं तो देखो, एक होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, तो पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, सल्फर ट्राईऑक्साइड और ओजोन O3, ये तीनों ही द्वितीय प्रकार के प्रदूषक हैं। लेकिन SO2 जो है वो प्रथम प्रकार का प्रदूषक है, फर्स्ट टाइप का, ठीक। तो इसमें आंसर, क्योंकि ए और सी सही है तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये हमारे लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। इसका ऊपर भी देखो अभी आंसर पूछा गया था। 97 के भारत में, एक सेकंड दोस्तों, 97 क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ बताया था? उष्णकटिबंध AM प्रकार के जो वन है वो हमारे कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर, मतलब केरल वगैरह में। तो केरल आंसर इसका सही होगा, ठीक है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? देखो, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था कि लैंड फिलिंग से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। यहाँ पर मैंने उसी में बताया था कि धान के खेत से भी हमें कौन सी मीथेन गैस उत्पन्न होती है? CH4 धान के खेत में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो वायुमंडल की मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है कितना? 100 केल्विन होता है। 100 केल्विन या फिर -173 डिग्री सेल्सियस, ये मध्यमंडल का तापमान होता है, ठीक है। दोनों याद रखेंगे, 100 केल्विन या -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हैं दोस्तों कि कृमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से, और बचे हैं बस 20 क्वेश्चन, आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारबी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो ये हमारा लाइकिन, जो कि शुष्क तारबी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है। अगला दिया गया 102 रामसर कन्वेंशन के ऊपर। तो रामसर कन्वेंशन हमारा किससे संबंधित है? ये हमारे आर्द्र भूमि से, वेटलैंड से, सबको पता है। अच्छा, अब चलो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि हम जो वो वेटलैंड डे मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। रामसर कन्वेंशन कब से शुरू हुआ था? 1971 से। डेट की बात करेंगे तो 2 फरवरी 1971 से शुरू हुआ था रामसर सम्मेलन। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ईरान में एक जगह है, सिटी का नाम रामसर, वहां से ही इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक। इतनी बातें इसके लिए याद रखना है आपको। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को मनाते हैं और रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है। कब शुरू हुआ था? 1971 से। ईरान की शहर है रामसर नाम करके। नेक्स्ट, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। मरकरी जो पारा है ना, इसको बोलते हैं मरकरी, इसके कारण क्या होता है? मिनी माता। तो मिनी माता जो है ये मरकरी के कारण उत्पन्न होता है रोग। 104, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य ने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो
देखो इन सीटू जो है वो हमारे सब वनस्पति से संबंधित है एक्चुअली में, पेड़ पौधों से, वनस्पति से, ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हम बस यही हटा देंगे। एक सेकंड, 104 का आंसर, सॉरी, ये सब हमारे नेचर से ही संबंधित है, इसमें वनस्पति उद्यान नहीं लेते हैं, बस हम बकाया राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों लेंगे। ठीक, 105 यहाँ से मैथ के सवाल शुरू हो गए। देखो फिर से, तो वहाँ हमने मैथ के किए थे कुछ। चलो यहाँ देखिए अब कि बिना दोहराए 0 1 3 4 5 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं। देखो मुझे 4 अंक की संख्या चाहिए, ठीक है। आप बताओ मुझे, क्या पहले स्थान पे हम 0 ले सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब 0 नहीं ले सकते तो हमारे पास कितनी संख्या लेने के चांसेस हैं? आप कहेंगे सिर्फ 4, ठीक है। अब अगले कितनी जगह बची हैं? 3। इन 3 में हम इन चारों में, इन 5 में से कोई 4 रख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो अगली जगह भी 4 लेंगे। अब हम 2 ले लिए हैं, बचे कितने अंक हो गए? 3, फिर उसके बाद 2, तो 4 चौको 16 तिया 48 दुनी 96। तो हम 96 प्रकार से 4 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। ठीक है, याद रखेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 106 है कि हाइट को इतना, देखो एच माने होता है 8, ई का कोड होता है 5, आई का कोड होता है 9 और जी का होता है 7। सब में एक एक जोड़ के बस यहाँ देखो लिखा गया है और कुछ नहीं। आप देखो एम का कोड है 13, एम को कहते हैं अल्फाबेट में 13, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14, जो कि हमें दो ऑप्शन तीनों में मिल रहा है 14। ई का होता है 5, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6, सब में 6 है, ठीक। लाइन का कोड होता है 12, एल का कोड 12, तो एल में एक जोड़ेंगे 13, सब में 13 है, ठीक है कि नहीं है। यहाँ देखो आई का कोड है 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 इसी में है। तो इस सवाल का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, 106 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। आइए 107 नंबर पर। 107 लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में बदलिए, मतलब रखना है, कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे कि प्राध्यापक के बाद कौन आएगा? सहायक प्राध्यापक, और सहायक प्राध्यापक के बाद आएगा सहायक प्राध्यापक। तो आंसर होगा 2 1 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पेपर का सवाल का आंसर। अगला है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे को पहले बच्चे का 1/4, तीसरे को पहले के 3/4 मिलते हैं। तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिला? देखो ध्यान से, 1/2 1/3, 1/2 1/4 और 3/4। हम इनमें 4 2 4 इनका लासा ले लेते हैं 4, या फिर हम मानते हैं अपनी तरफ से 8। देखो पहले बच्चे को कुल वस्तुएं हैं हमारी 8, 8 का आधा मिलता है, तो 8 का आधा कितना होगा? 4, ठीक है कि नहीं है। अब कह रहा है कि दूसरे कहाँ गया? दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, तो इसका 1/4 मतलब 1 मिल गया दूसरे को। तीसरे को पहले का 3/4, पहले का 3/4, तो कितना बचा? 3। टोटल कितने हो गए? 4 3 7 और 1 8। चौथे को कितना बचा? कुछ बचा ही नहीं है भैया, बिल्कुल भी। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक इसको लोगों ने बहुत गलत किया है। आई देखो, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, हम मानते हैं वर्ग की भुजा ए है तो क्षेत्रफल a²। समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं x, तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर मतलब x²। कह रहा है कि वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात, तो हमें a/x का मान निकालना है। लोगों ने √3/2 लगा दिया है बड़ी खुशी खुशी से, कि गलत हो गया उनका आंसर। देखो यहाँ √3/4 पहले से ही लिखा है, जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो इस पे रूट जाएगा पूरा पूरा, जब इस पे रूट जाएगा तो 3 पे तो डबल रूट आएंगे, √3, ठीक है, √3, 4 का वर्गमूल 2। तो ये आंसर है इस सवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई। लोगों ने ऑप्शन नंबर सी ठोक दिया, गलत हो गया भाई साहब। देखो अगला कि लिखा है गलत संख्या बताना है। 3 के बाद 8 आया, मतलब 5 3 8, 8 5 13, 13 में कितने जोड़े? 8, ठीक है। उसके बाद कितने जोड़े हैं? फिर देखो 8 के बाद 10 जोड़ा है, 10 के बाद कितना जोड़ा है? 12। तो आप देख रहे हैं 10 12 8, 8 के पहले क्या होना चाहिए? 6। तो 13 में से 6 का टाइम कितना आएगा? 7, 7 के पहले 6 के पहले 4, 4 और 3 7, मतलब ये जो 8 है ना, यही डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसमें जो गलत है हमारा क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 111 है कि गलत संख्या बताइए कौन सी है। देखो ये सबको मैच करना है बस, और कुछ नहीं है।
18 तिया 54 और 2 तिया 6, सही है। 36 तिया 108, 4 तिया 12, 1 का 3 में भाग देंगे 3 बार और 9 तिया 27। 45 तिया नहीं होते हैं भैया 100, है ना, तो इसलिए यही 100 गलत हो जाएगा, हमारा आंसर 100 गलत है। ठीक, वरना दूसरा तरीका 2 का भाग 2 6 में, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 18 गुणा 3 54, 4 तिया 12, 36 तिया 108, 1 का भाग 3 में 3 बार, 9 तिया 27, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास हैं लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 112 लिखा है कि ए बराबर 10 है, बी बराबर 3 है, सी बराबर 6 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, सब गलत है। एक त्रिभुज बनने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि किसी भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर मैं दो भुजाएं ले लेता हूं, चलो, और ये कंडीशन होती है कि तीनों के लिए होता है ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से, या फिर बी प्लस ए बड़ा होना चाहिए सी से, इस प्रकार से। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि 10 और 3 13 बिल्कुल सही है, 6 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ 3 और 6 कितने हो गए 9, क्या 9 10 से बड़े हैं, तो बस यही ये कंडीशन गलत हो जाएगी कि इनसे त्रिभुज बनना संभव नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 113 है कि मदन के भाई के अंकल, मदन के भाई के अंकल, देखो ये रहा मदन, इसका ब्रदर के अंकल, इनके पिताजी रहे होंगे और पिताजी के भाई रहे होंगे ये बगल वाले। ठीक, मदन के भाई के अंकल, ठीक है। करण के पिता के भाई हैं, कौन है ये, करण के पिता, तो करण का कोई पिता है, ये रहे, इसके भाई हैं ये। ठीक, ये बात मतलब ये इनके भाई हैं रियल में। चलो, तो मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। तो क्या हो सकता है भैया, मदन करण का भाई है और कुछ नहीं है, मदन करण का क्या होगा, ब्रदर भाई। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि बाई टी ओ, इजोटी टाइप का लग रहा है मुझे, बाई का मान 25, टी का कितना होता है 20, ओ का 15, भैया अगला 10 फिर 5, ठीक है, 10 पे क्या होता है जम्मू, फिर 5 पे ई, तो लो जेई आंसर बन गए आप जेई। चलो लास्ट और बचे हैं 6, कर लेते हैं उनको भी कंप्लीट जल्दी जल्दी। इस त्रिभुज में बताइए कितने त्रिकोण हैं, आप काउंट करिए, 13 त्रिकोण है। काउंट करने का देखो बताता हूँ मैं, इसको गिनो फिर। ये पूरा एक चतुर्भुज है, ठीक, इस तरीके से। तो चतुर्भुज में 1 2 3 4, इसको सीधा दुगना करते हैं हम, कितने बन गए 8। 8 के बाद ये देखो बगल वाला 9, ये बगल वाला 10, 10 हो गए। 10 के बाद ये पूरा देखो भैया 11, बड़ा वाला 11, 11 के बाद ये छोटा 12 और ये छोटा 13, ठीक है। तो ये पूरे टोटल 13 त्रिभुज बनेंगे इस सवाल में। सबके गिनने के तरीके अपने अलग अलग होते हैं और कुछ नहीं है। 16, आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो आशा को 3 किलोमीटर मैंने दक्षिण चलाया, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर गई, तो दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, चल दी है, और अपने बाएं मुड़ती है और सीधा चलना शुरू करती है। अब वह किस दिशा में चल रही है भैया, तो पश्चिम दिशा में चल रही है। 116 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो 117 देखिए, 117 में लिखा है आपके सामने दोस्तों कि 28 84 112 196 308 504 और 872, इनमें से कौन सी संख्या गलत है। तो 117 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 872 गलत है। ऐसा क्यों है जरा देखो, सभी संख्याएं 14 से कट रही हैं, मैं तो ये देखता हूँ सीधा, 14 दूनी 28, 14 छक 84, 14 अट्ठे 112, सब कट रही हैं 14 से। सिर्फ 872 एक ऐसी संख्या है जो कि 14 से नहीं कट रही है, तो बस यही आंसर एक गलत है। अब ये चीजें हमें एग्जाम में एकदम से नहीं याद आती हैं, ये मान सकते हैं आपकी बात हम, ठीक है। इस सवाल में देखो एंड का कोड पूछा गया भैया, तो मैं देखता हूँ पहले, इसमें एंड ये दिख रहा है मुझे, बीच में एंड, एंड और कहीं नहीं है। ये जो है वो 358 का कोड है। मैं कैसे देखता हूँ, ये देखो जरा, क्या किसी में 3 और हैं, यस 3 इसमें है, 3 काट दो। क्या किसी में 5 हैं, इसमें 5 है, ये भी काट दो। अब जब हमने 3 भी काट दिए 8 भी काट दिए, तो बचा क्या खाली, सॉरी 3 भी काट दिए और 5 भी काट दिए। जब 3 और 5 ये दोनों कट गए हैं तो बचे क्या 8, जो कि किसका कोड होगा, ये एंड का कोड होगा। तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119 लिखा है कि 6 सड़कें जो कि एक देश की ओर जाती हैं, उनमें XYZ अक्षरों 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित की जा सकती हैं। जब तूफान आता है तो बाई अवरुद्ध हो जाती है, मतलब बाई बेकार। जब बाढ़ आती है तो X 1 और 2 ये भी खत्म।
तो 1 2 3 4 मतलब 4 खत्म। जब सड़क दुर्घटना होती है तो एक अवरुद्ध हो जाती है और जेड भी खत्म, तो 5 भी खत्म हो गई। अब बची सिर्फ एक, कौन सी? तीसरी। तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है? सिर्फ तीसरी, जहां से कुछ भी ना आए। और इस पेपर का आखिरी सवाल ये रहा आप लोगों के लिए कि दिल्ली का कोड है इतना, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा? देखिए ध्यान से, हमें डी से सी पे गए तो -1, ई से सी पे गए तो सी डी ई कितना -2, एल से आई पे गए तो -3, एच से डी पे गए -4, आई से डी पे गए तो -5। बस बी में -1 किया तो ए आएगा। ठीक है। ओ, ओ कितने पे होता है? 15, 15 में -2 घटाएंगे तो क्या आएगा? एम। तो ए एम, बस ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर? सी। यही अपना आंसर हो जाएगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैथ रीजनिंग में, और पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। जय हिंद।